Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. बाज नहीं आ रहा है चीन, लद्दाख में 75 दिन के बाद एक बार फिर तनाव, भारत ने की चीनी सेना की घुसपैठ नाकाम, चीन ने सीमा के पास तैनात किए फाइटर प्लेन्स। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ₹1 का जुर्माना, 15 सितंबर तक नहीं भरा तो 3 महीने की होगी जेल। प्रशांत कोर्ट के अवमानना मामले में है दोषी। पहली बार मन की बात को YouTube पर 4.5 लाख बार किया गया डिसलाइक, बीजेपी के YouTube चैनल पर अपलोड वीडियो को 17 लाख से ज्यादा बार देखा गया। क्या नीट और जेईई एग्जाम्स की वजह से हुआ ऐसा? राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा 40 साल में पहली बार मंदी में है भारतीय अर्थव्यवस्था, बीते 4 महीनों में गई 2 करोड़ नौकरियां। और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, कोरोना से थे संक्रमित, मुखर्जी के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक, देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर आ रही है पूर्वी लद्दाख में जो गतिरोध बना हुआ था चाइनीज लिबरेशन आर्मी का, यानी कि पीएलए का, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, उससे जुड़ी हुई है। अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूर्वी लद्दाख पर चल रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर जो भारत और चीन के बीच में जो बातचीत चल रही थी, उस पर एक स्टेलमेट बन गया था, गतिरोध ऑलरेडी बना हुआ था क्योंकि कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं था। ऐसी खबरों के बीच बार बार ये कहा जा रहा था कि जितनी भी बातचीत भारत और चीन के बीच में हो रही है, क्या वाकई में उसका कोई फल नजर आ रहा है? आज इसी बीच एक और दूसरी खबर आ रही है, और ये खबर है सदर्न पैंगोंग त्सो लेक की, यानी कि दक्षिण हिस्सा जो पैंगोंग त्सो लेक का है, वहां पर से ये खबरें आ रही हैं कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो मिलिट्री मूवमेंट है वो सदर्न साइड में, यानी कि दक्षिण साइड में बढ़ गया है। एग्जैक्टली जो वेबसाइट पे जो खबरें आई हैं, देयर इज अ प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि हम अभी नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रहे थे, जो फिंगर 4 एरिया था, वहां पर जो गतिरोध बना हुआ था और जिस तरीके से चाइनीज आर्मी अंदर घुसकर आ गई थी, हम उसकी बात कर रहे थे कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए, 5 मई के पहले की जो पोजीशन थी उसको वापस लाया जाए। लेकिन देखते देखते आज जो खबरें आ रही हैं उससे ये साफ हो गया है कि नॉर्दर्न एरिया से लेकर अब चाइनीज आर्मी सदर्न साइड पर आ गई है। सदर्न साइड यानी कि जो दक्षिण हिस्सा है पैंगोंग त्सो लेक का, ये वो एरिया है जहां पर भारत का कमांड अच्छा खासा माना जाता था, बहुत अच्छा होल्ड था। अगर आप रिटायर्ड जनरल डीएस हुडा की बात माने, उनसे मैंने फोन पे बात किया और उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल एक सिक्योरिटी लैप्स नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बातचीत के दौरान हम जिस समय डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, पीछे हटने की बात कर रहे हैं, अगर वो बातचीत बिल्कुल उसका कोई फल नहीं निकल रहा है, और ऊपर से सिर्फ फ्रूट्स या रिजल्ट्स की हम बात ना करें, बल्कि चाइनीज आर्मी अब दूसरी छोर पर लेके पहुंच गई है, तो इसका क्या मतलब है? क्या भारत की जो सेना है वो सो रही है? इस पर आपका क्या फीडबैक है बताइएगा। लेकिन जो दूसरी बातें आ रही हैं, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है कि कोई भी चीनी सेना का घुसपैठ नहीं हुआ है, हमारी कोई पोस्ट उन्होंने नहीं रखी है। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था और इतनी बार इतने राउंड्स मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत के हो चुके हैं, तो इन बातचीत के दौर के बीच में ऐसा कैसा हो सकता है कि जो चाइनीज आर्मी है वो नॉर्दर्न कमांड से अब सदर्न एरियाज में जा चुकी है? तो इंटेलिजेंस फेलियर कहें, भारत की सेना की विफलता आप बोले, या आप ये कहें कि चाइना को भारत की सरकार और भारत की जो सेना है वो समझ नहीं पाई, वो कहती कुछ है और करती कुछ है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और ये जो पूरा जो वाकया है कि किस तरह से नॉर्दर्न से सदर्न एरियाज में अब पीएलए की सेना वहां पहुंच चुकी है, ये किसी के भी समझ से परे है। लेकिन हाँ, ये खबरें आ रही हैं सोर्सेज से कि चुशूल एरिया में ये बातचीत का दौर जारी है, और दक्षिण पैंगोंग त्सो लेक एरिया में जो भी इंट्रूजन हुआ है चाइनीज आर्मी की तरफ से, उसको लेकर अब बातचीत चल रही है। तो जो पहले वाली बातचीत है उसका तो कोई समस्या का हल अभी नहीं निकला, अब ये एक नई समस्या खड़ी हो गई है, यानी कि पूरा एक नया फ्रंट खुल गया है। अब ऐसे में क्या भारत की सेना इसको टैकल कर पाएगी? आपको ध्यान होगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत, अभी हाल में उन्होंने ये बोला था कि मिलिट्री ऑप्शन हमारे टेबल पर है। तो क्या हम मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे? ये सारे सवाल, बड़े सवाल हमारे सामने हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे की ओर चलती हूँ।
हमारी दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण की कोर्ट के अवमानना से जुड़ी हुई है। जी हां, जजमेंट डे था और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के कोर्ट के अवमानना के केस में जो फैसला दिया है वो अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रशांत भूषण के लिए क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर 15 सितंबर के पहले प्रशांत भूषण 1 रुपए नहीं देते एज अ जुर्माना तो उनको 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए उनकी प्रैक्टिस यानी कि उनकी लीगल प्रैक्टिस को बैन कर दिया जाएगा। यानी कि 1 रुपए जुर्माने की सजा सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सुनाई है। उनका दोष क्या था? उन्होंने ट्वीट्स किए थे, 2 ट्वीट्स किए थे। पहले ट्वीट में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे के खिलाफ बोला था जिसमें वो हार्ली डेविडसन की बाइक को चला रहे थे, और दूसरी ये कि उन्होंने कहा था कि पिछले जो 16 चीफ जस्टिस हैं उसमें से आधे से ज्यादा करप्ट है। बाद में उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में ये भी बोला कि उन्होंने किसी एक इंडिविजुअल जज को टारगेट नहीं किया था, बल्कि जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है, जो पूरा जस्टिस डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको लेकर उनको आपत्ति थी कि किस तरह से केसेस को हैंड आउट किया जाता है और जो पूरा सिस्टम है जुडिशरी का वो कैसे चल रहा है, उसको लेकर उनकी आपत्ति थी। तो आज एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया। अगर आपने हाल में वो सारी हियरिंग्स को फॉलो किया हो तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार प्रशांत भूषण से एक ही बात कही थी कि आप अपोलोजाइज क्यों नहीं कर लेते, अपोलॉजी में क्या रखा है। इस बात को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप माफी क्यों नहीं मांग लेते हो। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स जो थी, बार बार अगर आपने देखा हो किस तरह से राजीव धवन प्रशांत भूषण का केस लड़ रहे थे, उधर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल बार बार ये सुप्रीम कोर्ट को कह रहे थे कि कुछ ऐसा फैसला आना चाहिए जिसमें कि इतना भारी पनिशमेंट प्रशांत भूषण को ना दिया जाए, क्योंकि अगर बड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा तो वो मार्टर बन जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के वेणुगोपाल यानी कि जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी बात मान ली और महज 1 रुपए का जुर्माना किया है। तो एक सिंबॉलिक चीज है। कोर्ट ने सजा भी सुना दी और सारी चीजों को डिसिपेट भी करने की कोशिश किया गया है। तो अगर जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि ये एक मिडिल ग्राउंड पाथ कोर्ट ने लिया है। उनकी विजडम के हिसाब से एक बहुत अच्छा फैसला था कि जिसमें प्रशांत भूषण की इज्जत भी बच गई और जुडिशरी ने अपनी इज्जत भी बचा ली, अगर इसे एक लेमैन की लैंग्वेज में हम कहें। दूसरी तरफ जो अगर आप लार्जर पिक्चर इस केस का देखें तो जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, जो बार बार ये कहा जा रहा था और आज भी कोर्ट ने अपने हियरिंग्स में इस बात को कहा कि द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी कर्टेल्ड बट द रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज टू बी रिस्टोर्ड। इस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है, तो जो लोग बार बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर प्रहार कर रहे थे, तो आज इस फैसले के बाद वो लोग 2 बार सोचेंगे जरूर कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी के खिलाफ ऐसे केस नहीं कर सकते। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि जो भी प्रशांत भूषण के अगर आप व्यक्तित्व को देखें तो ही वॉज ऑलरेडी अ लॉयर एक्टिविस्ट, ही वॉज डीलिंग विद अ नंबर ऑफ केसेस वेयर ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज प्रशांत भूषण को एक बहुत बड़ा बल मिला है, क्योंकि उनकी सपोर्ट में, उनके सॉलिडारिटी में अगर आपने देखा हो तो सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों लॉयर्स, जजेस उनके साथ खड़े थे और उन्होंने कहा था कि कोर्ट इस तरीके से कंटेम्प्ट के केसेस को डील नहीं कर सकता। तो लार्जर पिक्चर इस केस से निकलती है। पहली ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लोग सोच समझकर अब प्रहार करेंगे। दूसरा मैसेज ये है कि बार बार जो कंटेम्प्ट केस की हम बात करते हैं, तो कंटेम्प्ट केस आज इस फैसले ने ये प्रूव कर दिया कि जैसा कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने अपनी 24 साल की करियर में कभी भी कंटेम्प्ट केस में फैसला नहीं सुनाया है। तो आज एक जस्टिस अरुण मिश्रा की एक बड़ी जीत भी है कि उन्होंने फैसला सुना भी दिया और लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं लगा कि जहां पर उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपहोल्ड नहीं किया हो। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरी चीज अगर मैं ये बोलूं तो आज प्रशांत भूषण एक पोस्टर बॉय के रूप में निकले हैं। पोस्टर बॉय इसलिए बिकॉज वो ऑलरेडी एक एक्टिविस्ट थे, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होल्ड करने वाले जो लिबरल सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, आज उनके लिए प्रशांत भूषण हैज बिकम अ हीरो, बट ही वुड हैव बिकम अ मार्टर अगर उनको भारी सजा होती, उनके ऊपर पेनल्टी भारी लगती। लेकिन आज एक तरीके से कहे तो इट्स अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर द जुडिशरी एंड फॉर द लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण। लेकिन जो लार्जर मैसेज है, जब 14 अगस्त का जो फैसला आया था उसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैसेज था, इट वाज अ चिलिंग मैसेज टू द सोसाइटी कि आप आलोचना नहीं कर सकते एक लोकतंत्र में। वो एक तरीके का फैसला था। लेकिन आज के फैसले से ये हो गया कि आलोचना लोकतंत्र का एक स्वस्थ हिस्सा है
और लोकतंत्र को अगर स्वस्थ रखना है तो आपको आलोचना करने की जरूरत है, आलोचना आप कर सकते हैं। तो इस फैसले से आज दोनों चीजें साफ हो गई, आलोचना, लोकतंत्र और जहां तक प्रशांत भूषण का व्यक्तित्व है, वो तीनों चीजें आज एक तरीके से रिस्टोर हो गई है। और चलते चलते मैं जब तीसरी खबर पे जाऊं तो उसके पहले आपको बता दूं कि आज टोकनिज्म के लिए राजीव धवन, जो कि प्रशांत भूषण के लॉयर हैं, उन्होंने ₹1 का टोकन दिया प्रशांत भूषण को, जिसके एवज में प्रशांत भूषण ने कहा कि आई रिस्पेक्टफुली सबमिट माई सेल्फ टू वॉट एवर पनिशमेंट द कोर्ट हैज गिवन। यानी कि वो ₹1 जो उनको जुर्माना भरना है वो भरेंगे और इसके बाद जो उनको बाकी की सजा है वो नहीं होगी। सो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, बट अ वाटरशेड मोमेंट एज फार एज द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज कंसर्न एंड द हिस्ट्री ऑफ द कंटेम्प्ट केसेस इन इंडिया इज कंसर्न। मैं आगे चलती हूँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारी तीसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की वीडियो से जुड़ी हुई है। जी हां, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पूरे देश को संबोधित किया था। उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, जेईई और नीट के एग्जाम्स को लेकर, कोरोना, भारत को किस तरह से खिलौने का हब बनाया जाए उसको लेकर, और यहां तक कि उन्होंने अपनी इस मन की बात में स्ट्रीट डॉग्स यानी कि जो सड़क पर कुत्ते हैं उनको कैसे अडॉप्ट किया जाए उसको लेकर भी बातचीत की थी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मन की बात का वीडियो है, खासकर जो बीजेपी की वेबसाइट पे, बीजेपी का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर 79,000 लोगों ने अगर उसे लाइक किया है, तो करीब जिस समय मैं जब ये खबर वेबसाइट पर आ रही थी तो लगभग 4.5 लोग उसको 4.5 लाख लोग डिसलाइक कर चुके थे और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। यानी कि 4.5 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को डिसलाइक कर चुके हैं। और अगर आप उसके कमेंट्स देखें खासकर, तो कमेंट्स करने वालों में ज्यादातर युवा वर्ग के लोग हैं और जो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एक ही बात उनकी दर्शाता है कि उनमें बहुत गुस्सा है, चाहे वो नीट के एग्जाम्स को लेकर हो, चाहे कोरोना को लेकर हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, तो बहुत गुस्सा लोगों के कमेंट्स में नजर आ रहा है। यहां तक कि लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सिंहासन से हिलाया जाए। इस तरीके के कमेंट्स भी आए हैं जो कि बिल्कुल अनथिंकेबल था, लोग सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि मन की बात का अगर आप वीडियो का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लाखों की संख्या में लोग उसे लाइक करते थे, उसे आगे फॉरवर्ड करते थे, लेकिन पहली बार इतने सालों में देखा गया कि इतनी भारी संख्या में मन की बात के वीडियो को लोगों ने डिसलाइक किया है। अब इसके क्या संकेत हैं? इसके 2-3 मायने हो सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है? इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज स्टिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स द पॉपुलैरिटी चार्ट रेटिंग्स। दूसरी बात ये कि जो लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है, अगर आप कमेंट्स का प्रोफाइल देखें कि जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं तो लोगों को भारी गुस्सा है कि किस तरीके से जो फाइनल ईयर एग्जाम्स थे यूनिवर्सिटी के उसको लेकर सरकार अड़ी रही, जेईई और नीट के जो एग्जाम्स थे उसको लेकर भी सरकार अड़ी रही। तो जो युवा वर्ग है उसका एक खासा गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टारगेटेड है और वो चीज साफ साफ इसमें दिख रही है। और तीसरी जो चीज है अर्थव्यवस्था को लेकर जो एक रिजेंटमेंट है, और अभी तक ये जो एक बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक बने रहेंगे तब तक देश का एक परसेप्शन बन गया था कि देश की जो बागडोर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमान में है। लेकिन जो ये मन की बात की वीडियो, जो एक पैटर्न देखा गया कि जिस तरीके से उस वीडियो को डिसलाइक किया है, इट क्लियरली शोज दैट समवेयर डाउन द लाइन जो एक लोगों को भरोसा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के लिए खड़े होंगे, उनका विश्वास उनको प्राप्त है, तो आज वो चीज कहीं न कहीं डगमगाई हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जब भी देखें कि उनकी जब इमेज थोड़ा बहुत भी शेकन होती है तो वो किसी न किसी अनाउंसमेंट से या किसी न किसी पॉलिसी अनाउंसमेंट से उसको कॉम्पेंसेट कर लेते हैं। ये तो बात सिर्फ मन की बात की है, लेकिन हाँ ये एक ऐतिहासिक चीज है क्योंकि जब से मन की बात शुरू हुई है 2014 से, तो पहली बार इतनी बुरी तरह मन की बात का वीडियो पिटा है। अब इसके जो भी मायने आप चाहें तो वो लगा ले, चाहे मोदी जी की पॉपुलैरिटी को लेकर लोगों में गुस्सा, कोरोना, अर्थव्यवस्था, बहुत सारे कारण हैं इस पर। लेकिन आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। जिस तरह से मन की बात के वीडियो को लोगों ने डिसलाइक किया और कमेंट किया है, तो आप भी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे वीडियो पे और बताइएगा कि आपका क्या सोचना है मन की बात के वीडियो के बारे में। मैं आगे चलती हूँ। हमारी चौथी खबर राहुल गांधी के एक नए वीडियो से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज ही जो Q1 जीडीपी डेटा आज आया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, वो ये कहता है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, यानी कि कम हो गई है, खिंच गई है। तो अगर ऐसे में आप अर्थव्यवस्था पर नहीं बोलेंगे तो राहुल गांधी कैसे चमकेंगे, आप ये सोच सकते हैं।
तो राहुल गांधी के वीडियो में समझते हैं कि उन्होंने आज एग्जैक्टली किन बातों को कहा है, क्योंकि ये बात वो बार बार कह चुके हैं कि अर्थव्यवस्था का जहां तक मामला है, मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को बिल्कुल संभाल नहीं पाई है और कोरोना महामारी ने जो भी चीजें बची हुई थी उसको भी बद से बदतर कर दिया है। पहला पॉइंट जो आज राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा है, उन्होंने आज इनफॉर्मल सेक्टर का जिक्र किया है। इनफॉर्मल सेक्टर में उन्होंने ये कहा कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और तीसरा लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हालत में है। पहला स्टेटमेंट था। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि स्लोडाउन की जहां तक हम बात करें तो पिछले 40 साल में इतना भयानक स्लोडाउन भारत में पहली बार देखने को मिला है। साथ में उन्होंने अपनी यादें जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की से बातचीत की थी वो भी उन्होंने साझा किया। उन्होंने ये बोला कि मनमोहन सिंह से एक बार वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हर देश की अर्थव्यवस्था के दो पहलू होते हैं, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। तो भारत का जो फ्रेमवर्क है अर्थव्यवस्था का, उसमें 2008 का उन्होंने जिक्र किया कि जब 2008 में स्लोडाउन आया था तब जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो अफेक्टेड नहीं था और इसलिए उस समय यूएस, रशिया, चाइना, जापान सब देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ गई थी, लेकिन भारत पर उसका ज्यादा असर नहीं देखने को मिला था। ये बात राहुल गांधी ने आज अपने वीडियो में कहा है और इन्होंने कहा है कि इस साल का ये फर्क है कि इस साल में जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बिल्कुल डूब चुका है। पिछले 4 महीने में 2 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, इसलिए किसी को ये नहीं पता है कि ये नौकरियां कैसे वापस आएंगी, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर चलेगी। तो राहुल गांधी बहुत रिलीजियसली मोदी सरकार को बार बार निशाना बनाते हुए असलियत बयान कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी जी राहुल गांधी की सुनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और उन्होंने कोरोना के लिए भी कहा था कि मैंने तो बहुत सारी जानकारी उनको कोरोना के बारे में दी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ समझा नहीं। इसके बाद उन्होंने भी ये बोला कि भारत और चीन के गतिरोध का जहां तक मामला है उसमें भी उन्होंने बहुत सारी सजेशंस नरेंद्र मोदी को दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको बिल्कुल बच्चा समझकर छोड़ दिया। तो ये बातें वो बार बार अपने वीडियोज में कहते आए हैं और उसी श्रृंखला में आज उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत कही है, जिसमें उन्होंने कहा है एक तरीके से इन क्लियर सिंपल वर्ड्स दैट मोदी गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू टैकल द इकोनॉमी एंड कोरोना पैंडेमिक हैज बीन द icing on the cake and there is no even a remote possibility of seeing where the jobs will come from। और आज उन्होंने ये भी कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है उनसे जब उन्होंने कुछ साल पहले बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं। तो ऐसे में जब इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल बैठ चुका है तो क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी आखिरी खबर कोरोना अपडेट को लेकर है। जी हाँ, एक बहुत दुखद खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से ज्यादा वो वेंटिलेटर पे थे। आज उन्हें सेप्टिक इन्फेक्शन हुआ और लंग के फेलियर से आज उनका निधन हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि जब वो हॉस्पिटल आए थे, जब उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो वो कोरोना से संक्रमित थे। और आज इस बात के लिए एक पूरे जो राजनीतिक गलियारे में एक सूनापन दिख रहा है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के, यानी कि अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स। सो ही हैज लेफ्ट अ बिग वॉइड एंड ही वाज वन ऑफ द वर्दिएस्ट सन्स ऑफ इंडिया। भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। तो भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज हमारे बीच में नहीं रहे और जैसा मैंने आपको कहा कि राजनीतिक गलियारों में आज एक सूनापन नजर आ रहा है और कोरोना से संक्रमित थे। सिर्फ 84 साल के थे। एक अच्छी जिंदगी उन्होंने जी, जिसमें कि वेस्ट बंगाल से लेकर यानी कि पश्चिम बंगाल से दिल्ली के जो सत्ता के गलियारे हैं वहां पे उन्होंने जिस तरीके से अपना झंडा बुलंद किया था, अपने अच्छे काम से, अपनी राजनीति से, अपने विजडम से, तो वो शायद आने वाली जनरेशंस भी इस चीज को याद रखेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से अभी भी बढ़ रहा है। अभी भी अगर आप डेली एवरेज देखें तो इंडिया इज रजिस्टरिंग द हाईएस्ट डे सिंगल डे स्पाइक। अगर कल पिछले 24 घंटे के फिगर्स की हम बात करें तो 80,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 971 मौतें हुई हैं। अब आपको बता दें जो मेन states which are really an area of concern are उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली में काफी हद तक संक्रमण को कंटेन कर लिया गया था, लेकिन फिर से एक बार संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अलग अलग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी भारत का पीकिंग पीरियड नहीं आया है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन इज देयर इन इंडिया। हमारी जो स्वास्थ्य की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी बिल्कुल
बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, ऐसा सब कह रहे हैं, क्योंकि कहीं पर किसी अस्पताल में वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पर बेड्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स इतनी भारी संख्या में जब संक्रमित है, तो ऐसे में इतनी भारी जनसंख्या का देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर यूएस नहीं संभाल पाया, ब्राजील नहीं संभाल पाया, लंदन नहीं संभाल पाया, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन अपने इन्फेक्शंस को नहीं संभाल पाया, तो भारत की जो जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहां पर कोरोना का संक्रमण कैसे रोका जाएगा? और अब चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि शहरी इलाकों से जो गांव में लोग गए थे, अब ऐसा लोग कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की गांव में संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है और वहां पर ऑलरेडी जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा क्रम्बलिंग पोजीशन में है। तो ऐसे में आप संक्रमण की रोकथाम कैसे करेंगे, लोगों की जान कैसे बचाएंगे? और जैसा मैंने कहा कि पीकिंग पीरियड अभी हमें नहीं पता कि कब आएगा। ऐसे में सिर्फ भगवान भरोसे सब बैठे हैं। ऑलरेडी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह ही चुकी हैं कि कोरोना इज एन एक्ट ऑफ गॉड। तो आप ऐसे में क्या सोच सकते हैं कि भगवान भरोसे बैठिए और इंतजार करिए कि जल्द से जल्द आपका कोरोना का वैक्सीन कब आएगा। लेकिन सरकार की रणनीति पर सवाल मत करिए। रणनीति पर सवाल करेंगे तो आपको लोग बोलेंगे आप एंटी नेशनल हैं, या आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का कोर्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि प्रशांत भूषण को कोर्ट में खींचा गया था। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317. There's an email ID flashing on your screen. Send us your feedback. Thanks for watching. It's not fake.